मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपरवोलेमिया। इससे पहले हमने हाइपोवोलेमिया के बारे में पढ़ा था। तो फ्लूइड इम्बैलेंस में हमें दो टॉपिक्स कवर करने थे। पहला था हाइपोवोलेमिया और दूसरा है हाइपरवोलेमिया। तो आज हम हाइपरवोलेमिया की बात करेंगे, यानी कि ये लेक्चर 2 है फ्लूइड इम्बैलेंस का लेक्चर 2, जिसमें हम हाइपरवोलेमिया की बात करेंगे। हाइपरवोलेमिया क्या है, हाइपरवोलेमिया क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लें। डेफिनेशन में क्या होता है हाइपरवोलेमिया और फ्लूइड ओवरलोड। हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस और वोलेमिया मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। और हाइपरवोलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड, इसका क्या मतलब है, अगर ब्लड ज़्यादा हो गया यानी कि उसमें वाटर की भी अमाउंट होती है ब्लड में, तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड ओवरलोड हो गई या फिर ओवर हाइड्रेशन हो गया, ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में आ गई है। ये इस कंडीशन को हम हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। ये कैसी कंडीशन है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है, यानी कि टू मच फ्लूइड इन दी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है। इस तरह से हम लिखते हैं कि हाइपरवोलेमिया या फ्लूइड ओवरलोड या फिर ओवर हाइड्रेशन इज द मेडिकल कंडीशन वेयर देयर इज़ टू मच फ्लूइड इन दी बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है। अब जो प्रॉब्लम्स है वो किस कारण से फ्लूइड ओवरलोड हो जाती है। फ्लूइड ओवरलोड होने का जो मेन कारण है वो है कि ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड सबसे पहले ओवरलोड हो जाती है, यानी कि इंट्रावैस्कुलर स्पेस में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ये कैपिलरी है तो इसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड का फ्लो हो रहा है और जो ब्लड की वॉल्यूम है उसमें क्या हो गई, उसमें प्लाज्मा जो कि उसका लिक्विड एरिया है उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो ये इस वाले स्पेस को, ब्लड में कैपिलरी वाले स्पेस को हम, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम इंट्रावैस्कुलर स्पेस बोलते हैं। तो वो जो है इंट्रावैस्कुलर स्पेस है वो, उसमें क्या हो गई, उसमें जो ब्लड की अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई। अब ब्लड में आरबीसी ज़्यादा नहीं होता है, ब्लड में प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद किस कारण से भी हो जाती है, फ्रॉम डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। जाहिर सा बात है कि अगर बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो डाइल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में है और जो आरबीसी है वो ज़्यादा वाटर में मिक्स हो जाएगी। तो उसका क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूशन मीन्स मिक्स होना, मिक्स हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स और रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा वाटर में। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड या फिर ओवर हाइड्रेशन बोलते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉज है हमारा एक्सेस फ्लूइड इनटेक, यानी कि एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। जब आप ज़्यादा पानी ले लेते हैं, जब आप ज़्यादा पानी कंजर्व कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया हो सकती है। उसके बाद है इंटरस्टिशियल स्पेस टू प्लाज्मा फ्लूइड शिफ्ट। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, ये आपका कैपिलरी या फिर ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है और ये इधर आपका टिश्यू है, ठीक है। तो इससे जब फ्लूइड जब इंट्रावैस्कुलर स्पेस में जब आएगी तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है कि आ जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर ज़्यादा फ्लूइड आ गई इसमें तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कंडीशन में, यानी कि हार्ट जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उस कंडीशन में भी, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी हाइपरवोलेमिया हो सकती है। उसके बाद है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मीन्स किडनी। रीनल, किडनी को हम मेडिकल टर्म में रीनल बोलते हैं। तो रीनल मीन्स किडनी। अगर किडनी फेल हो जाती है किसी पेशेंट की तो वाटर का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका सही प्रॉपर से बैलेंस नहीं बन पाएगा, एसिड बेस बैलेंस सही से नहीं हो पाएगी, बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो सही से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में किडनी जब फेल कर जाएगी तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया के चांसेस होते ही हैं। उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस मीन्स क्या होती है, स्कारिंग टिश्यू ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में स्कारिंग टिश्यू हो जाती है लीवर की, यानी कि धब्बे जैसे टिश्यू हो जाती है जो कि हाफ डेथ की तरफ बढ़ते रहती है, टिश्यू का डेथ धीरे धीरे होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा ब्लड का, तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया हो सकती है। अब सिरोसिस ऑफ लीवर किस किस कंडीशन से होती है। सिरोसिस ऑफ लीवर, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं
उस कंडीशन में हो सकती है। या फिर अगर आप ओबेसिटी के शिकार है, यानी कि अगर आप मोटापे के शिकार है, तो उस कंडीशन में भी हो सकती है हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन के टाइम भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है। और अगर आपको नॉर्मल कोई इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन को ही हम ब्लड इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उस टाइम में भी सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी कंडीशन आ जाती है। तो अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गई है किसी पेशेंट में, तो उस पेशेंट में हाइपरवोलेमिया के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेस हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड्स। एक्सेस हाइपोटोनिक का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक मीन्स नॉर्मल सेलाइन, और मैंने आपको बताया था कि हाइपोवोलेमिया के केस में हम पेशेंट को क्रिस्टलोइड देते हैं, तो उसमें 3 टाइप के फ्लूइड्स आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये हाइपोवोलेमिया के केस में देते हैं या फिर डिहाइड्रेशन के केस में देते हैं। लेकिन अगर ये आईवी फ्लूइड्स अगर पेशेंट को हम ज़्यादा दे देंगे तो उसमें हाइपरवोलेमिया के कंडीशन हो सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, या फिर इसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी बोलते हैं, जिसमें टिश्यू में फ्लूइड का ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है टिश्यू में। तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया क्यों होती है? अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ज़्यादा बोर फील करते हैं, या फिर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इरिटेशन फील करते हैं, तो उस कंडीशन में प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो सकती है, जिसके कारण पॉलीयूरिया हो जाती है। अगर पॉलीडिप्सिया आपको हो गई है तो उसके कारण आपको पॉलीयूरिया हो सकती है, जिसमें आपको यूरिन बार बार पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी हाइपरवोलेमिया के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम या फिर हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा कॉर्टिसोल को सिक्रीट करती है ब्लड में। कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा ब्लड में कॉर्टिसोल को सिक्रीट करती है। अब कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आपको अगर कभी डर लगता है तो आप वहाँ से भाग जाते हैं, तो इस कंडीशन में कॉर्टिसोल हेल्प करता है फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में। तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोसोल को सिक्रीट करने लगती है, कॉर्टिकोसोल को रिलीज़ करने लगती है। उस कंडीशन में हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो जाती है, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाती है। तो उसमें भी हाइपरवोलेमिया हो सकती है उस कारण भी। उसके बाद लॉन्ग टर्म यूज बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बहुत लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो फिर हमें हाइपरवोलेमिया के चांसेस हो जाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में फ्लूइड का रिटेंशन होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स फ्लूइड का रिटेंशन करती है बॉडी में, जिसके कारण ब्लड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरवोलेमिया हो सकती है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा नमक खाने से भी हाइपरवोलेमिया हो जाती है। अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपके जो बॉडी है वो सॉल्ट का बैलेंस बनाने के लिए इस सॉल्ट को वाटर में कन्वर्ट कर देगी, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड में बहुत ज़्यादा वाटर की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि प्लाज्मा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया हो सकती है। एक्सेसिव सोडियम एंड बाइकार्बोनेट थेरेपी, अगर हम पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या करेगी बॉडी? सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर ये सॉल्ट है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो वाटर में कन्वर्ट कर देगी, जिसके कारण ब्लड में प्लाज्मा का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हाइपरवोलेमिया हो सकती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन करती है, किडनी में फ्लूइड का रिटेंशन करती है। ये हार्मोन के रिलीज होने से, और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है? ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है, जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है किडनी में फ्लूइड का रिटेंशन करना, जिसके कारण अगर आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन का बार बार आपको जाना नहीं पड़ता, जो है यूरिन का पास नहीं करना पड़ता है। इसका कारण ये है क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑलरेडी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ कर चुकी होती है। तो अगर बॉडी में फ्लूइड कम होता है उस कंडीशन में ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होती है। लेकिन अगर सिंड्रोम हो जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का तो उस कंडीशन में क्या होगी कि टू मच
टू मच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगी, बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जो मात्रा होगी, जो लेवल होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण बॉडी में फ्लूइड का, बॉडी में वाटर का रिटेंशन होगा, उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया हो जाती है। उसके बाद है फ्लूइड रीमोबिलाइजेशन, जिसको हम डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। फ्लूइड रीमोबिलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट, बर्न के केस में, बर्न वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड रीमोबिलाइजेशन देते हैं, क्योंकि उसके जलने के कारण उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा डायूरेटिक्स दे देंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। डायूरेटिक्स का मतलब है, जब हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं, इसका मतलब है कि वाटर, किडनी क्या करती है, किडनी वाटर और सोडियम बार बार एक्सक्रीट करती है ताकि बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर डायूरेटिक्स अगर ज़्यादा हो जाएगी, बर्न ट्रीटमेंट के बाद अगर हम इसको देते हैं, तो अगर वो ज़्यादा लेवल में हो गई, ज़्यादा मात्रा में हो गई, तो उस कंडीशन में भी हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को हम देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को हम इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, हम इसे पैराग्राफ्स में नहीं लिखते हैं, हम इसे एरो वाइज दे करके लिखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगी, यानी कि हाइपरवोलेमिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या होगी। सबसे पहले इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, क्योंकि हाइपरवोलेमिया है यानी कि फ्लूइड का रिटेंशन है, बॉडी में टिश्यू में फ्लूइड का रिटेंशन है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगी कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मैंने आपको बताया है कि ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेनस रिटर्न, जो वेना कवा में जो ब्लड आएगी वो क्या होगी, वो डाइल्यूटेड आएगी, उसमें आरबीसी कम होगा और प्लाज्मा ज़्यादा होगा, तो वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि जो वेनस रिटर्न है वो ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद वेंट्रिकल फीलिंग ज़्यादा होगा, एडिक्वेट अमाउंट से ज़्यादा ब्लड होगी, ज़्यादा डाइल्यूटेड ब्लड होगी, प्लाज्मा ज़्यादा होगा, तो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा ब्लड ओवरलोड कर जाएगी, जिसके कारण स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि अगर हार्ट पे ज़्यादा वर्क लोड पड़ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो ब्लड को पंप करना चाहिए वो ब्लड कम पंप होगी, क्योंकि वर्क का जो लोड है वो ज़्यादा हो गया है। ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगी और कार्डिक आउटपुट भी, ब्लड जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में पंप नहीं हो पाएगा, हार्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्क लोड ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट है फ्लूइड का, इसीलिए क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगी। यानी कि टिश्यू में जो ब्लड का अमाउंट प्रॉपर्ली जाना चाहिए, जितनी आरबीसी जाना चाहिए, जितनी कॉन्सेंट्रेशन में, जितनी ऑस्मोलैरिटी में, उतनी ऑस्मोलैरिटी में नहीं जा पाएगी। उसके कारण जो सेल है उसका डेथ होने लगेगा, यानी कि सेल की डेथ हो सकती है। इस तरह से हम पैथोफिजियोलॉजी को अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से हम पैथोफिजियोलॉजी को लिखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। हाइपरवोलेमिया के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला है एन इंक्रीज इन वेट। अगर हाइपरवोलेमिया है किसी पेशेंट को तो उसका वेट इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो गई है तो वेट इंक्रीज करने लगेगी। स्वेलिंग इन लेग्स एंड आर्म्स, हाथ और पैरों में सूजन हो जाएगी, जिसको हम पेरिफेरल एडिमा भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है टिश्यू में, तो उस कंडीशन में स्वेलिंग्स हो जाएंगी लेग्स एंड आर्म्स में। तीसरा है कि इंक्रीज यूरिन आउटपुट। किडनी क्या करेगी, किडनी अगर बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो गई है तो किडनी एक्सक्रीट करेगी वाटर को थ्रू यूरिन। हेडेक, कन्फ्यूजन एंड लेथार्जी। हाइपरवोलेमिया होने के से आपको हेडेक, कन्फ्यूजन और लेथार्जी मीन्स कमजोरी हमेशा रहेगी, आपको कमजोरी फील होगी। उसके बाद डिस्टेंटेड नेक वेन्स, क्योंकि हाइपरवोलेमिया है, बॉडी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा है, तो नेक का जो वेन है, नेक के जो वेन्स है वो क्या होंगे, वो थोड़े डिस्टेंटेड होंगे, यानी कि तने हुए रहेंगे। हाइपरवोलेमिया के केस में बीपी जो है वो इंक्रीज रहेगी, वो बढ़ी हुई रहेगी, और सेंट्रल वेनस प्रेशर भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर मतलब वेना कवा में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद है बाउंडिंग पल्स एंड रेस्पिरेशन। फोर्सफुल पल्स और रेस्पिरेशन होंगी, क्योंकि बाउंडिंग मीन्स फोर्सफुल। अगर आप पल्स को अगर आप चेक करेंगे तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शार्प और फोर्सफुल पल्स होंगी, और रेस्पिरेशन आपको जो ज़बरदस्ती सांस लेना होगा और सांस आपको ठीक से नहीं आएगी। आर इंक्रीज एंड शैलो, वो ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, पल्स और रेस्पिरेशन ज़्यादा आप लेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, और शैलो होगी यानी कि डीप नहीं होगी।
डीप नहीं होगी, फोर्सफुल पल्स होगी और शैलो होगी। क्या चीज़ होगी? पल्स और रेस्पायरेशन। उसके बाद है फ्लूइड इन एब्डोमेन, एसाइटिस। अब यहाँ पे है कि फ्लूइड एब्डोमेन में ज़्यादा हो जाएगा। एसाइटिस का क्या मतलब है? एसाइटिस का मतलब है कि पेरिटोनियल जो कैविटी है, जो एब्डोमेन वाले पार्ट में जो पेरिटोनियल कैविटी उसको कवर करके रखती है, पेरिटोनियल कैविटी, उस पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है। इसके कारण एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि एब्डोमेन के ऊपर, स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा, एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया वगैरह, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है एब्डोमेन वाले एरिया में, जिसके कारण भी आपको हाइपरवोलेमिया का अगर कंडीशन है तो उस कारण उसमें भी आपको फ्लूइड कहाँ पे होगी? एब्डोमेन में हो जाएगी। एसाइटिस मतलब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड हो जाती है। फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको हाइपोवोलेमिया में भी होती है और हाइपरवोलेमिया में भी होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में डिस्पनिया बोलते हैं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसके बाद हम देखेंगे नाइट टाइम स्लीपिंग एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट। नाइट टाइम स्लीपिंग, रात को आपको सोने के समय और सांस लेने के समय दिक्कत महसूस होगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूर्नल डिस्पनिया। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी हाइपरवोलेमिया के केस में, क्योंकि लंग्स में, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, लंग्स में एडिमा मीन्स फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा लंग्स में। मोस्ट क्रैकल्स इन लंग्स, यानी कि मोस्ट क्रैकल्स, क्रैकल्स मीन्स क्या होती है? जनरली शार्प साउंड होती है, जैसे दिस इज शार्प साउंड। और मोस्ट क्रैकल्स इन लंग्स यानी कि अगर हम पानी में अगर कोई हम बोतल डुबोते हैं तो उस कंडीशन में जो बोतल में से जो आवाज़ आती है डुबोने के टाइम में, उसी को हम बोलते हैं कि मोस्ट क्रैकल्स इन लंग्स। जैसे लगेगा जैसे कुछ तैर रहा है पानी में, तो मोस्ट क्रैकल्स इन लंग्स, लंग्स से वैसी आवाज़ें आएंगी। हाइपरवोलेमिक के केस में ये सभी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है हाइपरवोलेमिया के कारण। उसके बाद है हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, प्रेजेंट में और पास्ट दोनों में, कि अगर प्रेजेंट में है तो वो किस कंडीशन में है और उसकी सिवियरिटी क्या है हाइपरवोलेमिया की, और पास्ट कंडीशन हम देखेंगे कि उसकी डाइट थेरेपी क्या है, कहीं उसने डाययूरेटिक थेरेपी तो नहीं लिया है। इन सभी चीज़ों का हम कलेक्शन करेंगे, जिसको हम हिस्ट्री कलेक्शन बोलते हैं, और हम इसको नोट करके रखेंगे। तीसरा कि हम टेस्ट और एग्जाम्स करेंगे। अब सबसे पहला कि क्या क्या टेस्ट करेंगे? पहला है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि हम ये चेक करेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं है, जिसके कारण हाइपरवोलेमिया हो गई है। उसके बाद एल्बुमिन चेक करेंगे। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो कि लीवर से निकलती है और लीवर इसको बनाता है एल्बुमिन को। अगर एल्बुमिन का फंक्शन क्या है मेनली, तो एल्बुमिन का फंक्शन है कि ये ब्लड में से फ्लूइड को, अगर ये कैपिलरी है, अगर ये कैपिलरी है तो ये ब्लड का फ्लो है, तो ब्लड में से जो प्लाज्मा की जो लेवल है वो इसको बाहर नहीं जाने देती है, ब्लड में से फ्लूइड को लीक नहीं होने देती है। ये एल्बुमिन का मेन फंक्शन है। तो हम एल्बुमिन चेक करेंगे कि एल्बुमिन का जो लेवल है ब्लड में वो सही है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद हम ब्लड केमिस्ट्री चेक करेंगे। ब्लड में हम क्या क्या चेक करेंगे? ब्लड में हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी कि BUN और हिमेटोक्रिट यानी कि RBC ब्लड में चेक करेंगे कि ब्लड में कहीं यूरिया का जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा है या कम है, या अगर ब्लड में यूरिया का नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और हिमेटोक्रिट यानी कि RBC का जो लेवल है वो कम होगा, इसका मतलब है कि हाइपरवोलेमिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लूइड हो जाने के कारण ही जो RBC है वो डाइल्यूटेड हो जाता है वाटर में, जिसके कारण RBC का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और ब्लड में जो यूरिया का लेवल है, ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है वो सभी का जो लेवल है वो फ्लूइड के कारण कम हो जाएगी। प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है यानी कि प्लाज्मा की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। सोडियम का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा ब्लड में आ चुकी है इस वजह से।
अब हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्यों चेक करेंगे? क्योंकि अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो ब्लड को पास करने में दिक्कत होगी। इसके कारण हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगी और फिर किडनी तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगी, तो वाटर का सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हाइपरवोलेमिया हो सकती है। इसीलिए हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखने का रीज़न यह है कि हार्ट सही से फंक्शन कर रही है या नहीं, हार्ट अच्छे से जो पंप करना है ब्लड को वो पंप कर रही है या नहीं। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स किडनी का यूनिट क्या है? किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, यानी कि सबसे जो छोटा सेल है जो किडनी का होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, वहाँ सही से वाटर का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। तो उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, GFR। उसके बाद हम लीवर के एंजाइम्स को चेक करेंगे। लीवर के एंजाइम्स को चेक करने का रीज़न ये है कि सिरोसिस ऑफ लीवर अगर पेशेंट को होगी तो लीवर के एंजाइम्स सही से फंक्शन नहीं करेंगे, जिसके कारण ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि ब्लड का सही से डिटॉक्सिफिकेशन ना होने के कारण किडनी में सही से ब्लड नहीं जाएगी और हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बच जाएगी। इसी कारण लीवर हम चेक करेंगे कि कहीं सिरोसिस ऑफ लीवर तो नहीं है पेशेंट को, इसके कारण उसकी जो लीवर की सेल्स है, उसके टिश्यू है, कहीं वो डेथ तो नहीं हो गए हैं, तो हम लीवर एंजाइम्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम यूरिन एनालिसिस करेंगे पेशेंट का, जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बहुत एकदम कम होगी, एकदम ना के बराबर होगी, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो गया है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.005 से 1.030 तक होती है। फिर हम यूरिन में एल्बुमिन चेक करेंगे। मैंने आपको बताया कि एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन है जो कि लीवर बनाती है। यूरिन में एल्बुमिन 30 mg/g से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है और हाइपरवोलेमिया का कंडीशन हो सकती है। इसीलिए हम यूरिन का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे लेंगे ताकि हम ये चेक कर सके कि लंग्स में पानी तो नहीं भरा है, यानी कि पल्मोनरी एडिमा तो नहीं हुआ है पेशेंट को। इस तरह से हम इन सभी चीज़ों का चेक करेंगे ताकि हम देख पाए कि उसको हाइपरवोलेमिया है या नहीं है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पॉसिबल ट्रीटमेंट्स देंगे, यानी कि जो ट्रीटमेंट हमको सबसे पहले देना है उस ट्रीटमेंट हम करेंगे पेशेंट का। सबसे पहले हम डाइट थेरेपी उसकी स्ट्रिक्ट करेंगे। डाइट थेरेपी में हम लो सोडियम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड रिटेंशन के कारण उसके बॉडी में सोडियम की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, यानी कि सोडियम हम उसको नहीं देंगे। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, फ्लूइड की अमाउंट नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है। उसके बाद हम डाईयूरेटिक्स देंगे पेशेंट को, और डाईयूरेटिक्स हम बार बार देंगे, यानी कि फ्रिक्वेंटली देंगे, क्योंकि डाईयूरेटिक के कारण बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है वो किडनी क्या करेगी, किडनी सोडियम और वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी, जिसके कारण बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम पेशेंट को डाईयूरेटिक देंगे। अब डाईयूरेटिक में कौन से जो कॉमन मेडिसिन है, कॉमन है वो दवाई है जिसको हम देते हैं, वो है फ्यूरोसेमाइड, जिसको हम लेसिक्स बोलते हैं। अब फ्यूरोसेमाइड क्या करती है? फ्यूरोसेमाइड सोडियम और वाटर को किडनी से एक्सक्रीट करती है ताकि बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बना रहे। डाईयूरेटिक के बाद हम क्या देंगे? थायजाइड डाईयूरेटिक देंगे। ये क्या करती है? ये ब्लॉक करती है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। ये क्या करती है? ये सोडियम को एक्सक्रीट करवाती है किडनी से और सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करवाती है। और ये थायजाइड का क्या काम है? ये ब्लॉक करती है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, ताकि फ्लूइड का और ज़्यादा रिटेंशन ना हो सके, फ्लूइड और ज़्यादा बॉडी में ना जमा हो। अब ये ब्लॉक कहाँ पे करती है? ये जैसे ये नेफ्रॉन है, ये किडनी में, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गई, ठीक है, और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब जो है इसमें, ये ट्यूब ये है इसमें, ये, और यहाँ से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये लूप ऑफ हिलने हो गई। तो यहाँ पे जो कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है इसमें ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, क्योंकि हम जानते हैं कि किडनी के नेफ्रॉन में सोडियम का फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे ये रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है ताकि बॉडी में फ्लूइड का और ज़्यादा रिटेंशन ना हो सके। और क्योंकि हमने डाईयूरेटिक दिया है, फ्यूरोसेमाइड दिया है, जिसके कारण सोडियम को एक्सक्रीट करना है बॉडी से, क्योंकि सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन के कारण, इसीलिए ये क्या करती है? ये ब्लॉक
करती है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इन डिस्टल ट्यूब, यानी कि यहाँ पे डिस्टल ट्यूब में ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। अब थायजाइड 3 टाइप की होती है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, दूसरा है ट्राइक्लोरमीन मिथाइथायजाइड और मिथाइक्लोथायजाइड। ये सभी क्या करती है, ये सभी सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करके रखती है। डाययूरेटिक्स के साथ हम क्या देंगे, डाययूरेटिक्स के साथ हम कुछ ड्रग्स को देंगे। अब वो ड्रग्स क्या क्या है, सबसे पहला है वेसोडायलेटर ड्रग्स। वेसोडायलेटर ड्रग्स क्या करती है, ब्लड के वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसके कारण ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और किडनी में ज़्यादा ब्लड जाएगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, इस कारण हम वेसोडायलेटर ड्रग्स को देते हैं। उसके बाद है हम इनोट्रोपिक ड्रग्स को देंगे। इनोट्रोपिक ड्रग्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो सबसे पहला है डिगोजिन, डोपामाइन एंड डोब्यूटामाइन। अब इनोट्रोपिक ड्रग क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है हार्ट को ज़्यादा ब्लड एक्सपेल करने के लिए, यानी कि ज़्यादा ब्लड अगर हार्ट पंप करेगी तो ज़्यादा ब्लड बॉडी में आएगी और बॉडी में आएगी तो फिल्ट्रेशन किडनी में जाकर के ज़्यादा ब्लड हो पाएगा, जिसके कारण वाटर का जो रिटेंशन है वो थोड़ा कम होगा। इसीलिए ईच बीट के साथ वो ज़्यादा ब्लड पंप करे हार्ट, इसीलिए हम डाययूरेटिक के साथ हम इनोट्रोपिक ड्रग्स को देते हैं। उसके बाद है कि हम सोडियम रेस्ट्रिक्शन जो करेंगे, लेकिन सोडियम अगर बहुत ज़्यादा लो कर देंगे, यानी कि अगर हम ना के बराबर सोडियम देंगे तो पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स क्या होती है, लो सोडियम। जब सोडियम का लेवल जब बॉडी में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, लो सोडियम इन ब्लड। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा सोडियम की अमाउंट कम हो जाती है उस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो हमें एकदम ना के बराबर पेशेंट को सोडियम नहीं देनी है, हमें एटलीस्ट 250 mg पर डे पेशेंट को सोडियम देनी है ताकि हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो ना हो पाए। उसके बाद है हम डायलिसिस करेंगे। अगर किडनी फेलियर का केस है तो हम पेशेंट का डायलिसिस करेंगे ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव किया जा सके, इसके कारण जो वाटर है वो बाहर एक्सक्रीट हो सके। इसीलिए हम अगर किडनी फेल का कंडीशन है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें डायलिसिस करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पास्ट में और प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम उसके आउटपुट और इनपुट को हम चेक करेंगे कि पेशेंट कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना फ्लूइड डिस्चार्ज कर रहा है। अगर कोई पेशेंट एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड लेता है, यानी कि 1500 ml पर डे, लेकिन वो वॉइडिंग नहीं कर रहा है, वॉइडिंग मीन्स यानी कि वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा है यूरिन का उतना अमाउंट में जितना उसको करना चाहिए, इसका मतलब है कि हाइपरवोलेमिया के चांसेस है, यानी कि फ्लूइड बॉडी में रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड का बॉडी में फ्लूइड जमा हो रही है। तो हम उसके आउटपुट और इनपुट को चेक करेंगे। उसके बाद हम उसके लोकेशन, यानी कि हम देखेंगे कि एडिमा है अगर उसमें, यानी स्वेलिंग है तो उसका लोकेशन कहाँ है, और एक्सटेंट यानी कि एरिया कहाँ पे है और वो कितने एरिया में उसको एडिमा हो रखा है, तो उस चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे। उसके बाद हम उसका वेट डेली करेंगे। अब वेट कैसे करेंगे, एडिमा के लिए हम ये कर सकते हैं कि मिलीमीटर टेप का यूज़ कर सकते हैं कि अगर डेली हम उसका मॉनिटर करेंगे तो कितना वो स्वेलिंग हुआ है वहाँ पे, उस चीज़ को हम मिलीमीटर टेप से मेज़र करेंगे। अब वेट डेली करेंगे। वेट डेली में हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एक क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट को यूज़ करके डेली सेम क्लॉथ सेम टाइम पे यूज़ करके हम उसके वेट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर मींस वेना कावा में जो प्रेशर होती है उस प्रेशर को हम चेक करेंगे। उस प्रेशर को सेंट्रल वेनस प्रेशर को चेक करेंगे। उसके बाद मीन आर्टेरियल प्रेशर को चेक करेंगे, वेज प्रेशर को चेक करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर को चेक करेंगे कि कैपिलरी में कितना प्रेशर है। और वेज प्रेशर क्या होती है, हार्ट में ही वेज प्रेशर। अगर वेना कावा से अगर हम स्वान गैंज कैथेटर इन सभी को हम मेज़र किसे करते हैं, इन सभी को हम मेज़र करते हैं स्वान गैंज कैथेटर। स्वान गैंज कैथेटर से इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मेज़र कर सकते हैं। तो वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर और कार्डियक आउटपुट कितना है, इस चीज़ का जो प्रेशर, इस चीज़ का जो है प्रेशर, वो सभी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं किससे, स्वान गैंज कैथेटर से।
नर्सिंग असेसमेंट के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस को देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस को हम किस तरह से लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस को मैंने आपको बताया कि नंदा के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नंदा के जो गाइडलाइन दी गई उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि हाइपरवोलेमिया है तो बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो चुका है, इसीलिए एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा फ्लूइड लेने से, और इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी, यानी कि हमने ज़्यादा फ्लूइड ले लिया है और बॉडी से एक्सक्रीशन फ्लूइड का बहुत कम हुआ है, जिस कारण से एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हो गई है, यानी कि हाइपरवोलेमिया हो गई है। दूसरा है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ज़्यादा हाइपरवोलेमिया होने के कारण, यानी कि फ्लूइड का ज़्यादा अमाउंट होने के कारण टिश्यू में इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट कम हो गई है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उसका रिलेटेड टू डिपेंडेंट एडिमा, यानी कि किसी एरिया में, यानी कि किसी लोकेशन में किसी एक्सटेंट मीन्स एरिया में एडिमा हो गई है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है। तीसरा है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, अब कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा अमाउंट फ्लूइड का होने के कारण डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इसीलिए रिलेटेड टू एक्सेस वर्क ऑन द हार्ट फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड के एक्युमुलेशन के कारण, फ्लूइड के रिटेंशन के कारण हार्ट जो है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है, इसीलिए डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो गया है, रिलेटेड टू एक्सेस वर्क ऑन द हार्ट फ्रॉम द फ्लूइड रिटेंशन। चौथा हम देखेंगे कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड इन द लंग्स, हाइपरवोलेमिया में लंग्स में, यानी कि पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है, कंजेशन मीन्स एक्सेस फ्लूइड इन लंग्स, इसके कारण क्या होती है, गैस का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है, इसीलिए नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा फोर्थ क्या होगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड इन द लंग्स एंड पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, पांचवा क्या होगा, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, जब एडिमा होती है तो लेग्स और आर्म्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो जो स्किन इंटेग्रिटी है वो नॉर्मल नहीं रहती है, इसीलिए हम लिखेंगे रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन, किस कारण से हुई है, फ्लूइड के रिटेंशन के कारण, यानी कि फ्लूइड के जमा होने के कारण, और एडिमा के कारण, यानी कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन टिश्यू या फिर सेल में हो गई है उस कारण से। तो इस तरह से हम 5 कम से कम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नंदा। नर्सिंग इंटरवेंशन को अब हम देखेंगे कि एक नर्स को एक्शन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट कर लिया, उसकी डायग्नोसिस बना ली, अब एक नर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मॉनिटर करना चाहिए सीरम एल्बुमिन, ताकि हम देख सके कि बॉडी में जो एल्बुमिन है, ब्लड में जो एल्बुमिन है उसका लेवल कितना है, यूरिन में जो एल्बुमिन है उसका लेवल कितना है, ताकि अगर हाइपोवोलेमिया के कंडीशन है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। उसके बाद हम उसको प्रोटीन को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको कुछ न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद है कि एडमिनिस्टर करेंगे अगर डाययूरेटिक्स, तो सबसे पहले एडमिनिस्टर करने से पहले हमें पेशेंट की बीपी चेक करनी है, और एडमिनिस्टर करने के बाद, क्योंकि हम इसे आईवी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग देंगे, आईवी फ्लूइड्स आईवी से देंगे, इंट्रावेस्कुलर देंगे, तो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसके यूरिन आउटपुट को डाययूरेटिक्स देने के बाद। तीसरा कि इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कोई भी ऐसे मेडिकेशंस लेने की, कोई भी ऐसी मेडिसिन खाने के लिए जिससे कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स है वो उस टाइप का ड्रग्स ना ले, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स है, वैसोडायलेटर जो ड्रग्स है उस टाइप के ड्रग्स वो ना ले, ताकि फ्लूइड का जो रिटेंशन बॉडी में ना हो सके। आज पेशेंट का जो बेड है उसको हम एलिवेट कर देंगे 30 to 40 डिग्री, उसका जो बेड है जिस पोजीशन में वो सोया हुआ है उसको एलिवेट कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो, और एलिवेट कर देंगे एडिमेटस एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि एडिमेटस एक्सट्रीमिटीज़ मतलब जो एबनॉर्मल जो स्वेलिंग हुई है लेग्स और आर्म्स में, उसको हम एलिवेट कर देंगे ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग्स या फिर बैंडेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो, और जो इन्फ्लामेशन हुआ है उस एक्सट्रीमिटीज़ में या फिर उस लेग्स और आर्म्स में जहाँ पे स्वेलिंग हुई हो वो थोड़ा सा कम हो सके और पेशेंट को रिलीफ मिल सके। उसके बाद अगर स्किन केयर करने की ज़रूरत है पेशेंट की तो हम इसका स्किन केयर करेंगे। उसके बाद रीनल रिप्लेसमेंट कर देंगे। अगर फेलियर का केस है तो हम उसके रीनल को यानी कि किडनी को रिप्लेस कर देंगे ताकि जो वेस्ट है वो बाहर निकल सके, और नहीं तो हम उसका डायलिसिस करेंगे ताकि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा सके। इस तरह से हम नर्सिंग इंटरवेंशन को लिखेंगे। इस तरह से आज जो हाइपरवोलेमिया का टॉपिक है वो
कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या था? हमारा पहला टॉपिक था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें हमने फ्लूइड इम्बैलेंस को पढ़ लिया है, जिसमें हमने 2 टॉपिक को कवर किया है, हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया को। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।